जोहार, नमस्कार। मानव सभ्यता में स्त्री का क्या महत्व है, यह तमाम धर्म ग्रंथों में दिया गया है और हमारे सामने भी साक्षात प्रमाण है कि स्त्री ही दुर्गा है, स्त्री ही लक्ष्मी है, स्त्री ही सरस्वती है। यानी कि विद्या, ज्ञान, धन, संपत्ति और शक्ति जो चाहिए वो स्त्री से ही मिलता है। इसके बावजूद स्त्री दोयम दर्जे की नागरिक है। इसके बावजूद लगातार भ्रूण हत्याएं बढ़ रही हैं और स्त्री पुरुष अनुपात घट रहा है। खास करके जो विकसित शहर हैं, जो इंडस्ट्रियल शहर हैं, मेट्रोज हैं, वहाँ पर यह संख्या बड़ी तेज़ी से घट रही है। लोग कहीं मूछ का प्रश्न उठा करके, कहीं नाक का प्रश्न उठा करके, कहीं उत्तराधिकारी का प्रश्न उठा करके स्त्री को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसकी वजह से समाज का संतुलन बिगड़ रहा है। यह संतुलन बना रहे, इस संतुलन को बनाए रखने के लिए संविधान ने स्त्री पुरुष को जेंडर समानता की बात की। संविधान भी कहता है कि दोनों समान हैं। और हाल के दिनों में अगर देखें 10-20 सालों में, तो स्त्री हर क्षेत्र में जहाँ भी गई है, चाहे वो सेना हो, चाहे चाँद पर जाने का अभियान हो या मंगल ग्रह पर जाने का हो, हर जगह स्त्री ने अपनी शक्ति का परिचय दिया है, अपनी संपन्नता का परिचय दिया है, अपनी ताकत का परिचय दिया है। आज हिंदुस्तान के कई बैंकों के चेयरपर्सन स्त्री हैं, ऊंचे पदों पर स्त्री रही हैं। उसके बावजूद जबकि हम जिस मार्केट के दौर में, बाज़ार के दौर से गुजर रहे हैं, यहाँ पुरुष ही, बेटा ही प्रमुखता पा रहा है और बेटी दोयम दर्जे की नागरिक मानी जा रही है। इनके प्रोटेक्शन के लिए कई सारे कानून बने हैं। कानून की बात में आज हम उन कानूनों पर चर्चा करेंगे, उसके सामाजिक पृष्ठभूमि को जानेंगे और हम यह जानेंगे कि स्त्री को सम्मान देना, स्त्री को उसका अधिकार देना कितना ज़रूरी है एक सुंदर, सभ्य और शालीन समाज बनाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, अपर प्रधान न्यायाधीश प्रेमलता त्रिपाठी जी, कुटुंब न्यायालय की। स्वागत है आपका। नमस्कार, जोहार। ये तो पहले हम ये जानना चाहते हैं कि स्त्रियों के अधिकार कानून से कैसे प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। वैसे भी महिला दिवस हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो स्त्रियों को क्या क्या कानूनी अधिकार मिले हुए हैं उनके सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए और उनके तमाम तरह के जो अवरोध हैं आगे बढ़ने में, उसको रोकने के लिए। ऐसा है कि हम लोग संविधान से शुरू करते हैं। संविधान क्या कहता है? संविधान में भी अधिकार दिया गया है महिलाओं को जी। इक्वली, मतलब जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, इसके आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो इक्वलिटी सबके लिए है, बराबर है। और इस संबंध में हमारे यहाँ बहुत सारे लॉ भी बने हुए हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, और हमारे CRPC में भी प्रोविज़न दिया गया है मेंटेनेंस का। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे पहले हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो अगर कोई महिला जिसकी शादी हुई है, विवाहित है, लीगल मैरिड वाइफ है, मतलब कि उनका हिंदू रीति रिवाज से शादी हुआ है सामाजिक रूप से, और उनके साथ कोई समस्या आती है, जैसे कि उनका पति छोड़ दिया, उनको नहीं रख रहा है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के अंतर्गत वो न्यायालय में केस दाखिल कर सकती हैं। रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का, अपने जो उनके अधिकार हैं शादी के बाद, एक पत्नी का जो अधिकार है, पति अगर नहीं रखता, उसको छोड़ दिया है, तो वो रहने के लिए केस दाखिल कर सकती हैं और उस पर उनको रिलीफ मिलेगा कि वो रहना। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे यहाँ शादी के कई रास्ते हैं। एक रास्ता है जो परंपरागत शादी होती है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। एक है कि कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो नया डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के मुताबिक कोर्ट से में शादी करनी ही करनी है। देखिए, शादी करनी है नहीं, हाँ, शादी रजिस्ट्रेशन तो कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। हाँ, रिचुअल्स के आधार पे होता है। हमारा जो कस्टम होता है उसके हिसाब से ही हम करते हैं। वो होता है कि रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब और भी पर्पसेस के लिए, जैसे मान लीजिए किसी को बाहर जाना है या कुछ, तो वो रजिस्ट्रेशन है। अगर हमारे हिंदू धार्मिक रीति रिवाज से शादी हुआ है तो वो शादी वैलिड मानी जाएगी।
हमारे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 5 में बताया गया है कि क्या क्या कंडीशन है। जैसे हमारे हिंदुओं में है कि सप्तपति का है, ये सब जो भी सामाजिक रीति से शादी की गई है समाज में, तो वो भी शादी वैलिड शादी मानी जाएगी। और वैसी परिस्थिति में अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं और उनके पति उनको छोड़ दिए, नहीं रख रहे हैं साथ में, तो उसको कानूनी अधिकार है कि वो न्यायालय में केस दाखिल करके और ये मांग सकती है कि हम उनके साथ रहना चाहते हैं, और उस जैसी परिस्थितियाँ होंगी केस के हिसाब से उसमें न्यायालय अपना आदेश नहीं, करता इसमें है। जो आप बता रही हैं उसके हिसाब से साथ रहना चाहती हैं और एक साथ नहीं रखना चाहता है। दोनों चीज़ें हो गई। देखिए, साथ रहना चाहती है और वो छोड़ दिया है, तो उसको हमको देखना पड़ेगा ना कि किस परिस्थितियों में क्या क्या टर्म्स कंडीशन है या क्यों छोड़ दिया है, और वो बिना कोई गलती के छोड़ दिया है या कुछ कारण है। तो एक तो ये हो गया। तो ये एक अधिकार है कि वो छोड़ दिया, अगर पति उसको छोड़ दिया है, ये पति के लिए भी है कि अगर किसी कारण से, मतलब पत्नी का तो अधिकार है ही है, अगर पति भी किसी कारण से पत्नी उसको छोड़ के चली गई है तो भी वो न्यायालय में आ सकता है। ये दोनों का अधिकार है। तो ऐसी परिस्थिति में वो अगर छोड़ दिया है, वो रहना चाह रही है और वो छोड़ दिया कि हम नहीं रखेंगे किसी कारण से, अब कारण कोई भी हो सकता है, तो वो जाके, ये नहीं है कि वो छोड़ दिया तो उसका दावा अधिकार कर हो गया। सकती हाँ, हैं। वो रहने के लिए दावा कर सकती हैं। अधिकार है उनके पास, कानूनी अधिकार है कि वो दावा कर सकती हैं। रहने फिर के कोर्ट देखेगा कि क्या परिस्थिति है, कैसे इन लोगों और को। ये हो गया। और वो सब मान लीजिए कि केस चल रहा है, उनको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, खर्चा पानी नहीं मिल रहा है, वो भूखमरी के कागरा क्या कहते हैं, कगार पर हैं। कगार पे आ गई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ केस, जब केस चलते रहता है, तो इंटरिम मेंटेनेंस का भी आवेदन न्यायालय में दे सकती हैं कि हमारे भरण पोषण के लिए हमको कुछ खर्चा पानी दिलाया जाए पति से। तो न्यायालय फिर देखती है कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, कैसा पति का आवेदन है, क्या है, क्या कारण है। तो केस लड़ने के लिए, उनका खर्चा पानी के लिए, केस जब तक चलते रहेगा तो उसमें कर सकती हैं। तो ये तो हो गया हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ केस, जब तक केस चलता रहेगा, यानी कि सेक्शन 9 में हो गया। या वो तलाक का केस फाइल करती हैं, जैसे क्रूएलिटी के आधार पर, क्रूएलिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि अब वो कह सकती हैं कि हम नहीं रह सकते हैं, तो तलाक का केस भी हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत फाइल कर सकती हैं। और उसमें देखा जाए कि क्रूएलिटी है, ये डिजर्शन वाला जो परित्याग कर देता है, छोड़ देता है, इसका भी एक ग्राउंड हो सकता है कि मान लीजिए 5 साल तक छोड़ दिया, कोई पूछताछ नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर महिला चाहती है कि हम उसे तलाक लेना चाहते हैं, तो तलाक का केस फाइल कर सकती है। फिर या क्रूएलिटी कर दिया, अब क्रूएलिटी दोनों तरह की हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल क्रूएलिटी भी हो सकती है, तो कर सकता। इस बीच में जब केस चलते रहेंगे तो ये एक मेंटेनेंस का पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि हमको इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाए केस चलाने के लिए और भरण पोषण के लिए। तो ये तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत हो गया। अब रहा कि अगर कोई महिला तलाक नहीं लेती है, पति उसका खर्चा पानी नहीं देता, भरण पोषण नहीं करता है, तो सेक्शन 125 CRPC के अंतर्गत भरण पोषण के लिए आवेदन दे सकती है। आवेदन से कोई भी उसकी लीगली वाइफ है, बच्चे हैं, उस सब के लिए आवेदन दे सकती है कि हमको भरण पोषण चाहिए। भरण पोषण का जो केस फाइल करती है, इन द मीन टाइम वो ऐसा भी प्रोविज़न है कि बीच में जल्दी कि तुरंत उनको कुछ रिलीफ मिल जाए, इंटरिम आवेदन भी दे सकती है। अंतरिम आवेदन की हमको इंटरिम पिटीशन देती हैं कि तत्काल हमको कुछ खर्चा दिया जाए। तो न्यायालय देखती है कि क्या परिस्थितियां हैं केस की, कैसे है। भरण पोषण का अधिकार उस महिला को भी है जो खुद सामर्थ्य है, जो जॉब करती हैं, और वो उनको भी अधिकार है। इसमें जो है हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स का जो है अलग अलग व्यू है, मतलब लेकिन अधिकतर केसेस में जैसे मान लीजिए कि अब हम देखते हैं कि दोनों के लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत अंतर है। पति छोड़ दिया और पति बहुत अच्छे पोस्ट पे है और पत्नी किसी तरह से ट्यूशन पढ़ा के या किसी तरह से अपना खर्चा गुजारा कर रही है बच्चों के साथ। तो ऐसी परिस्थिति में या किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही है, जो कि उसमें उनके दोनों के इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत डिफर कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ऑनरेबल कोर्ट का भी ये है व्यू कि हम इस परिस्थिति में देखेंगे कि कम से कम एटलीस्ट उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है हस्बैंड का, उस स्टैंडर्ड के रेशियो में हम भरण पोषण उनको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नौकरी कर रही हैं तो वो भरण पोषण पाने के अधिकारी नहीं है। उनका हमको देखना पड़ेगा कि उस केस की परिस्थिति क्या, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस है। अगर पति बहुत अच्छे पद पे है और बच्चों को कुछ भरण पोषण नहीं दे रहा है और 2 बच्चे हैं, महिला किसी स्कूल में पढ़ा रही है, थोड़ा बहुत उसको मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि उनका ये अधिकार खत्म हो जाएगा, कर्टेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनको ये अधिकार है और ये न्यायालय को दिखना पड़ेगा कि, और ये डिपेंड करता है हर केस की परिस्थितियों पर कि क्या केस का परिस्थिति है, कैसा उसका सर्कमस्टांसेस है, क्या उसका फैक्ट है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। कम से कम उस लिविंग स्टैंडर्ड में
उसको लाने के लिए वो भरण पोषण पाने आप हुआ के कि लिए दूसरे जो रिलीजन है, जैसे मुस्लिम रिलीजन है, ईसाई रिलीजन है, ये सरना है, आदिवासी है, इस तरह, तो उसमें क्या है? देखिए मुस्लिम में भी अब सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत सभी लोग पा सकते हैं। इवन ये भी है कि अगर कोई डाइवोर्स हो गया है किसी लेडीज़ का, मुस्लिम में भी डाइवोर्स हो गया या हिंदू में किसी भी धर्म में अगर डाइवोर्स हो गया है, तो जब तक वो अपना दूसरा शादी नहीं कर लेती है, या और भी जो टर्म्स एंड कंडीशन उसमें दिए गए हैं कि कुछ कुछ टर्म्स कंडीशन दिए गए हैं, जैसे कि कोई उसके ऊपर एडल्ट्री का एलिगेशन है या किसी और का इस तरह का है, तो उस परिस्थिति में तो नहीं पाएगी। लेकिन अगर तलाक हो गया है, चाहे वो किसी भी धर्म की है, तो वो अपने पति से मेंटेनेंस पाने के लिए अधिकारी है। वो मेंटेनेंस लेगी अपने, जब तक वो रहेगी तब तक अधिकार है उसका मेंटेनेंस पाने। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो तलाक हो गया है, दूसरी शादी करने के बाद ये अधिकार खत्म हो जाता है, दूसरी शादी कर लड़का या लड़की दोनों में कोई भी। और ये जो अधिकार CRPC का 125 का 125 में जो ये है, लड़के के लिए नहीं है। हाँ। ये केवल महिलाओं के लिए है, नहीं, स्त्री बच्चों पुरुष के लिए। दोनों अगर हैं और ये पति जो है वह कमाता नहीं है या पति की आमदनी कम है, तो उसको भरण पोषण का अधिकार है कि नहीं? पति का भरण पोषण का 125 सीआरपीसी के अंतर्गत सिर्फ महिला नहीं के लिए है, लागू वो होता है। सिर्फ महिलाओं के लिए है। जो 125 से 127 तक का 28 तक का प्रोविज़न है सीआरपीसी में, वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है। जब तक वो डिपेंडेंट है, माइनर बच्चा है, टिल अटेंड द एज ऑफ मेजॉरिटी, जब तक वो मेजर नहीं हो जाता तब तक के लिए, या जब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता है अपना, तब तक के लिए। माँ बाप को भी है, माँ बाप भी जो है अपने बच्चे से मेंटेनेंस पा सकते हैं इसके अंतर्गत। लेकिन पति अपनी पत्नी से वो डोमेस्टिक वायलेंस में अगर देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस में दो पक्ष हो जाता है, एक होता है अगेंस्ट वुमेन और एक हो जाता है बाकी सारे लोगों का। हाँ। तो इसमें अगर देखें डोमेस्टिक वायलेंस में क्या अधिकार तो मिलता है? डोमेस्टिक वायलेंस में भी है, उनको अधिकार है, मॉनेटरी रिलीफ ले सकती है, कंपनसेशन रिलीफ ले सकती है, जो भी है जो उसमें है। लेकिन अगर वो देखना ये है कि अगर सीआरपीसी कहीं एक ले रही है तो उसी रेशियो में उसको आमतौर पर यह माना जाता है कि पुरुष कहता है कि घर मेरा है, हक मेरा है, इसलिए जब जैसे नाराज़गी बढ़ती है बोलता है कि तुम चले जाओ, इस घर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उसको सबसे पहले शेल्टर की ज़रूरत होती है कि उसको कोई शेल्टर मिले, सुरक्षित शेल्टर मिले, और उस घर में रह करके जहाँ उस पर तंज कसे जा रहे हैं, मेंटली उसको ये परेशान किया जा रहा है, फिजिकली परेशान किया जा रहा है, तो उसके शेल्टर की क्या व्यवस्था है? उसमें भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत उसको रेजिडेंशियल ऑर्डर मिल सकता है रहने का, उसको व्यवस्था किया जाता है। तो जैसे मजिस्ट्रेट के यहाँ जो भी है केस फाइल वो होगा, देखेंगे, परिस्थिति देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है, रिस्ट्रेंट करने का है कि नहीं, रहना है कि नहीं। वो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है उनका, और हर स्टेट गवर्नमेंट का गजेटेड नोटिफाइड ऑफिसर होता है, उससे रिपोर्ट मांगेंगे और वो फैक्ट को देखते हुए वो आदेश करेंगे। लेकिन ये मेंटेनेंस वाला जो है ना, ये सीआरपीसी में इस तरह का बात नहीं, इसमें है अलग रह रही है तो भी नहीं, साथ में भी रह रही। अगर वो इस तरह की परिस्थितियाँ आ गई कि भरण पोषण नहीं दे रहा है, तो तत्काल में उसको इंटरिम रिलीफ मिलेगा, और ये इंटरिम रिलीफ जो आवेदन देता है वो 60 दिन के अंदर न्यायालय उसको निष्पादित कर देता है कि तुरंत उनको घर भरण पोषण मिलने लगे। तो ऐसा है सीआरपीसी। और इसमें ये भी है कि मान लीजिए कि 2000 में उसको भरण पोषण का आदेश हुआ कुछ अमाउंट का, और आज परिस्थितियां बदल गई हैं, 2017 आ गया है, तो ऐसी परिस्थिति में वो फिर न्यायालय में आ सकती है कि हमारा जो भरण पोषण का आदेश किया गया था, उस समय मेरे पति का इतना सैलरी था, आज इतना हो गया है, तो इसको बढ़ाया जाए। DRS के हिसाब से महंगाई बढ़ी और उनका वेतन बढ़ा, तो हमारी ज़रूरतें बढ़ी, उसके हिसाब किया जा से सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार जो आदेश हो गया वो फाइनल हो गया, अपना वो जैसा जैसे उनकी ज़रूरत बढ़ती है, महंगाई बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, सैलरी बढ़ रहा है, जिस हिसाब से समय के अनुसार तो बढ़ेगा ही। जो मान लीजिए कि आज जो 2000 में 500 रुपया था, आज 5000 हो। पहले शुरुआत में था कि इसका लिमिटेशन था, लेकिन अभी जो है ये हट गया है। अब सीआरपीसी में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं, ये हर केस कोर्ट देखेगा क्या करना है सर्कमस्टांसेस पे, हाँ क्या क्या परिस्थितियाँ, क्या उसका अर्निंग है, कैपेसिटी है, क्या नहीं है, उस हिसाब से उसको देगा। अब इवन अगर कोई इलीगल चाइल्ड भी है तो वो भी पाने का अधिकारी है। तो ऐसी एक जो और मामला बना है, जिस विकास के दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, उस विकास के दौर में लिव इन रिलेशन में रहने का, और ये बड़े पैमाने पर लिव इन रिलेशन होने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के कई डायरेक्शंस आए इस संबंध में, तब भी लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, और ये एक दूसरे पर ये बताते हैं कि लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, लेकिन कोई किसी दूसरे के प्रति जिम्मेवार नहीं होगा। लेकिन एक अफेक्शन बनता है साथ रहने के कारण, तो कोई एक कभी कभार वो चाहता है कि हम साथ ही रहें। वैसी परिस्थिति में फीमेल को प्रोटेक्ट करने का, फीमेल को उसका अधिकार दिलाने के लिए क्या तरीका है, क्या कानून क्या कहता है? जैसे मिस्टर ए और मिस बी
ये दोनों साथ रह रहे हैं लिविंग रिलेशन हाँ, में, तो और मिस्टर ए ने एक छोड़ दिया उनको ये कह करके कि ठीक है हम लोग तो बिना ये कह रह रहे थे खास पीरियड हाँ, के लिए तो हम लोग का। लेकिन वो मेंटेनेंस पा सकती है वैसी परिस्थिति में, अपना वो मेंटेनेंस के लिए अपना नहीं, वो शादी का दावा कर सकती है कि हम इनके साथ रहेंगे, हम इनके साथ ही रहेंगे। वो शादी चूंकि इतना दिन साथ रहे तो हम चाहते हैं साथ रहने का, ये प्रोटेक्शन कानून की तरफ से नहीं, परिवार में शादी का देखिए, शादी करना तो अपना है कि दोनों का कंसेंट होगा, जबरदस्ती तो आप किसी का शादी नहीं करवा सकते हैं, है ना। तो वो तो शादी का है कि जब दोनों का कंसेंट होगा तभी हो सकता है, लेकिन वो मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल हो सकते हैं कि हम इतना ले रहे हैं तो हमको चाहिए। अब ये कि हम रह रहे थे और किसी ने छोड़ दिया, सपोज कि दोनों हस्बैंड वाइफ रह रहे थे और शादी प्रूफ नहीं हुई है, लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, और उसमें एक कहे कि नहीं हमको डायरेक्शन दिया जाए कि वो मेरे साथ ही रहे, ठीक है, यही ना बोलना है कि मान लीजिए 5 साल से 7 साल से दोनों रह रहे थे, इन द मीन टाइम कोई एक छोड़ दिया, तो एक चाहे वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, जो भी है दोनों एक कहते हैं कि हमको रहने जाए, तो ऐसा नहीं किया जाए, क्योंकि शादी तो नहीं, ये जो भी अधिकार है जो भी हम लोग शादी के बाद का ही है। हिंदू मैरिज एक्ट में दिया गया है, वो शादी के बाद ही दिया गया है, और वो हिंदू मैरिज हो गया, स्पेशल मैरिज हो गया, डाइवोर्स एक्ट हो गया, सबके अंतर्गत ये सभी अधिकार दिए गए हैं, तो वो सब शादी के बाद का ही है। तो अब रह रहे हैं, फिर उसको हम जबरदस्ती कहें कि उसको नहीं आप लोग रह रहे थे इसलिए साथ में रहिए, तो पुरुष आमतौर पर एक से अधिक शादियां कर लेता है या एक से अधिक स्त्री के साथ रहता है, दावे के साथ रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में तीनों जो एक्ट हैं, खास करके ये हिंदू लॉ जो है या मुस्लिम लॉ है, वो क्या कहता है? देखिए, हिंदू लॉ में तो सेकंड मैरिज का कोई रूल नहीं है, दोनों में कोई दूसरी शादी करने का कोई अधिकार नहीं है, गैर कानूनी है उसमें, उसके लिए आप आईपीसी के धारा 494 में केस भी हो सकता है। हिंदू में तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करेंगे, ऐसा नहीं है, वो शादी इलीगल होगी, वैलिड नहीं होगी, वो शादी वैलिड नहीं होगी, और उस वाइफ को कोई अधिकार नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसके बच्चे अगर हैं तो बच्चों को ज़रूर अधिकार मिलेगा मेंटेनेंस का, और जो भी उनका अधिकार है, लेकिन उस पत्नी को कोई अधिकार नहीं मिलेगा जो सेकंड वाइफ है। जेंडर के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन होता है नौकरी में, मुस्लिमों की जहाँ तक बात हो रही है, मुस्लिम समुदाय में, मोमडन लोगों में, तो उसमें क्या है कि उनका कस्टम के हिसाब से परमिट कर रहा है, 3 शादी 4 शादियाँ तक है, तो परमिट करता है, तो वो कस्टम के हिसाब से परमिट कर रहा है। अगर कर नहीं है, दोनों साथ रहना चाहती हैं, तो भी वो मेंटेनेंस के लिए, अगर जो एग्रीव्ड है वो मेंटेनेंस के लिए आएगी तो उसको मिलता है। अदरवाइज़ तो हम लॉ किसी भी उसमें प्रोवाइड नहीं करता है कि आप सेकंड मैरिज कीजिए। तो डाइवोर्स एक्ट में भी है, डाइवोर्स एक्ट में आपका जैसे कि मान लीजिए कि क्रिश्चियंस लोग हैं, उनकी शादियाँ हो रही हैं, तो ये सारे अधिकार जो हिंदू मैरिज एक्ट में है वो सारे अधिकार डाइवोर्स एक्ट में है। और आपका स्पेशल मैरिज कि मान लीजिए दूसरे कास्ट का है, दूसरे रिलीजन का शादी कर दिया है, उस परिस्थिति में क्या क्या अधिकार वो उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत मिलता है। अच्छा, ठीक है ना। एक हो गया हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में कास्ट इन कास्ट ही शादी होगी या हिंदू अगर कोई जो हिंदू है, अच्छा, हिंदू में कास्ट आ गया नहीं कि जैन हो गया, बौद्ध हो गए, सिख हो गए, और हिंदू हो गए, जो मतलब अपना ही हो गया, उसमें क्रिश्चियन नहीं आते हैं। ठीक है, तो क्रिश्चियन के लिए फिर डाइवोर्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, उनके लिए डाइवोर्स एक्ट के अंतर्गत वो अपना यही अधिकार है, उनको रजिस्ट्रेशन ऑफ कंजुगल राइट, पति पत्नी को छोड़ दिया है तो उसमें पत्नी रहने के लिए अधिकार कर सकती है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंजुगल राइट का फाइल कर सकती है केस, या डाइवोर्स का केस फाइल कर सकती है, ये उसका अधिकार है, या मेंटेनेंस के लिए कर सकती है 125 CRPC में। इसी तरह का स्पेशल मैरिज एक्ट में सपोज कीजिए कि दूसरे धर्म से बिलोंग कर रहे थे, क्रिश्चियन थे और हिंदू थे, इन्होंने शादी कर लिया, अभी इनको कहाँ रिलीफ मिलेगा? तो उनके लिए ना तो एक चीज़ हम जानना चाहते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में बगैर रिलीजन बदले हाँ अपना शादी कर लेते हैं, हाँ। लेकिन अगर वही शादी वो परंपरागत तरीके से कर रहे हैं बगैर रिलीजन बदले, माने एक हिंदू है एक नहीं, तो जब भी शादी करेंगे तब तो उनको उस धर्म को अपनाना पड़ेगा ना। ये हम आपसे जानना तो वो जैसे मान लीजिए अब दोनों में से किसी एक के धर्म में जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब वो परंपरागत ढंग से माना जाएगा कि उनका उस धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, जैसे क्रिश्चियन है कोई, उन्होंने शादी किया किसी हिंदू लड़की से, तो उसको फिर अगर हिंदू धर्म से करेंगे तो उनको तो हिंदू धर्म को अपनाना पड़ेगा। जैसे धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपनी जाति बदल ली थी, धर्म बदल लिया था। हाँ, तो इस तरह से करना पड़ेगा, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में वो दोनों शादी। लेकिन अगर ये करते हैं, धर्म बदलते हैं सिर्फ शादी करने के लिए, एक से ज़्यादा शादी करने के लिए, तो पनिशेबल है कि नहीं है?
नहीं, वो तो ऐसे धर्म नहीं न बदला जाए, उसको तो पूरा विधिवत करना नहीं, पड़ेगा। विधिवत करते हैं और वो। फिर उसको चेंज कर रहे हैं। हाँ। तो गलत है ये तो पनिशेबल होगा ना, ये तो फ्रॉड है अब ना आप सीधा। गलत उसको बदल लीजिए, फिर दूसरी हाँ, शादी हाँ, करने हाँ। के लिए इस तरह कर हाँ, लीजिए, हाँ, तो हाँ। ये तो सही नहीं है, गलत है इसमें। एक और जो सबसे बड़ा गंभीर मसला है वो है कि जेंडर के नाम पर विभेद, मजदूरी देने में, काम देने में, तो वो कहाँ एक्ट उसको कितना प्रोटेक्ट करता है? नहीं, इसमें है तो इक्वल रिम्यूनरेशन की बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, उसमें भी है इक्वल रिम्यूनरेशन की बात। ऐसा कुछ नहीं है कि जेंडर के आधार पर उनको कम दिया जाएगा, बराबर रिम्यूनरेशन है। और फिर आप जैसे वर्किंग प्लेस है तो वहाँ भी फीमेल को बहुत प्रोटेक्शन दिया गया है कि अगर कोई उसके साथ मिसबिहेव होता है चाहे कुछ है तो वहाँ एक कमेटी भी बनाने की बात। बने, विशाखा वाला जजमेंट जो आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद भी गवर्नमेंट का फिर 2013 में एक आया है डोमेस्टिक वायलेंस वाले में, उसमें भी वेलफेयर ऑफ फीमेल वुमेन्स का उसमें बनाया कि कमेटी होगा, वो कमेटी को रिपोर्ट कर सकती है कि मेरे साथ इस तरह का कोई किस तरह का जो मैंने कोई तरह का हरासमेंट किया जा रहा है उसको, तो वहाँ रिपोर्ट कर देगी, उससे प्रोटेक्शन मिलेगा। फिर बच्चों के लिए है, मैटरनिटी लीव है, तो ऐसा नहीं है, कानून तो बहुत है। इन द प्लेस ऑफ जॉब जहाँ भी है उनका नौकरी कर रही है, जहाँ भी है उस हर चीज़ के लिए उनको प्रोवाइड, हर इंस्टीट्यूशन में वो कहीं भी है, वहाँ एक कमेटी बनी हुई है, वहाँ आपका जो भी ग्रीवांसेस है आप उसको दीजिए। और खासतौर से वो कमेटी जो होती है वहाँ जो महिलाएं होती हैं उन्हीं को बनाया जाता है कि आप क्या है, तो उसमें इंक्वायरी करके अगर कुछ है तो उस तरह का। विशाखा वाले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जब विशाखा वाले केस में गाइडलाइंस आया था पूरा, उसको सब जगह किया गया कि इसको डायरेक्शन दिया गया कि इसको आप लोग फॉलो कीजिए, उसी के लाइट में आप सारे काम कीजिए। अगर किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इस तरह की का विभेद होता है, खास करके ये मामला वहाँ उठता है जहाँ की इलिटरेसी है या जागरूकता नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा मामला उठता है कि तुम महिला हो इसलिए मजदूरी कम मिलेगी, लड़की हो इसलिए मजदूरी कम मिलेगी, और लड़का है मजदूरी कम मिलेगी। एक ही तरह का काम दोनों कर रहे हैं, वहाँ विभेद होता है, तो वो कंप्लेन कहाँ करे, किसके पास जाए? लेबर कोर्ट में जा सकता है, या अगर लेबर कोर्ट मैंने इंटरटेन नहीं करता है वैसे इसी डीएलएसए से बात कर सकता है, डीएलएसए से उसकी अपनी डीएलएसए में जाके अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा है क्या नहीं है, और अपना जो भी उनका इंस्टीट्यूशन है लेबर कोर्ट में जाएंगे अपना कि हमको रिम्यूनरेशन इक्वल रिम्यूनरेशन नहीं दिया जा रहा है, तो कर सकते हैं। एक अंतिम बात कि महिलाएं वैसे भी समाज का जो बनावट है उसमें थाने के पास या कोर्ट के पास पहुंच में उनको परेशानी होती है, तो वैसी स्थिति में तुरंत कॉग्निजेंस लिया जाए उनके कंप्लेन का, उसमें डीएलएसए की भूमिका क्या हो सकती है? सपोज़ कि डोमेस्टिक वायलेंस हो या जेंडर के नाम पर विभेद का मामला हो या मजदूरी कम देने का मामला हो या साथ रह करके छोड़ देने का मामला हो, घर में कह रहे हैं कोई जाने नहीं दे रहा है, तो उसमें डीएलएसए क्या करेगा? और डीएलएसए के पास कैसे पहुंचाएं अपनी बात, कैसे ठीक है? डीएलएसए का है जो भी ग्रीवांसेस है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शन से वहाँ जाएंगे, अपना जो भी ग्रीवांसेस है सेक्रेटरी डीएलएसए सेक्रेटरी उनके पास बताएंगे, वो बताएंगे कि क्या स्थिति। मैंने घर से पोस्ट कार्ड या मैंने कुछ भी लिख करके भेज भी सकते हैं, कंप्लेन वहाँ भेज करके डीएलएसए उनको प्रोटेक्ट करेगा और उसको वो करेगा। जो भी उनको समस्या है वहाँ उनको बताया गया, जो भी उनको कानूनी अधिकार है, जो भी उनको लीगल ऐड चाहिए कि हमारे पास एडवोकेट रखने के लिए नहीं है या हमको इसमें ये मेरी समस्या है इसमें, तो डीएलएसए में वो कभी भी जा सकती हैं, वहाँ पे जाके अपना जो भी ग्रीवांसेस से बता सकती हैं और उनको वहाँ जो भी रेमेडीज है बताया जाएगा। अब इसी को कंक्लूड कर रहे हैं हम कि आमतौर पर जो प्रताड़ित है उसके पास पैसा भी, धन भी नहीं है, तो डीएलएसए में आने के लिए वकील करने, जज करने, कोर्ट में जाने में उसको डीएलएसए क्या मदद करेगा? डीएलएसए उसको प्रोवाइड कराएगा। अगर वो जाती हैं अपनी समस्या बताती हैं तो डीएलएसए उनको देगा कि आप हम लॉयर चाहिए आपको, हम लॉयर देंगे, जो चीज़ जो सुविधा आपको चाहिए सब उनको दे देंगे। अभी आ गया है कि मान लीजिए कोई महिला है, विक्टिम कंपनसेशन की भी बातें हो रही हैं, कोई ऐसी घटना हो गई, रेप का घटना हो गया, तेजाब का या कुछ है, तो उसमें भी आजकल तो हमारे ऑनरेबल कोर्ट का भी प्रोग्राम हुआ है। विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत उनको पूरा विक्टिम को जो भी है तुरंत इमीडिएट उनको हम लोग उसको प्रोवाइड कराते हैं, डीएलएसए के माध्यम से दिया जाता है उनको कंपनसेशन, जिस तरह का परिस्थिति रहता है उस हिसाब से उनको कंपनसेशन दिया जाता है ताकि वो अपना आगे कम से कम जो लाइफ है उसको लीड कर तो सकें, तो वो है। आमतौर पर अत्याचार उन पर होता है जो चिल्लाते नहीं, चीखते नहीं, अपनी आवाज़ नहीं उठाते। जो समाज अपनी आवाज़ उठाता है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है,
तो जो जुल्म सह रहा है उनकी एक ताकत खड़ी होती है और सब मिलके भी लड़ते हैं। और तब ऐसी परिस्थिति में जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने, कानून ने आपको बहुत सारे एक्ट दे रखे हैं प्रोटेक्शन के लिए, बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है, अगर कहीं कुछ नहीं होता है तो डीएलएसए की मदद तो आप ले ही सकते हैं। और डीएलएसए सब कुछ, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपको ज़रूरत पड़े तो तुरंत इंटरिम रिलीफ भी दिलाएगा। तो डीएलएसए का फ़ायदा लीजिए। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे, किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जोहार।